ठीक है। तो अभी जो हमारे पास जो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर वगैरह मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशनल पर्पज के लिए बैठे हैं। हमने यहाँ पे सीखना है, लाइव ट्रेड्स वगैरह से हम लोग परहेज करेंगे। आप लोग भी अगर ट्रेड्स वगैरह करोगे तो थोड़ा सा डेमो अकाउंट पे करना, ठीक है, लाइव अकाउंट पे ना करना। पहले एफआई बहुत ज्यादा एक्टिव, और ये ना हो दोबारा कुछ मामला बन जाए, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि अपना रियल मनी डिपॉजिट ना ही करो इस पूरे लर्निंग प्रोसेस के अंदर। डेमो पे जितनी चाहे ट्रेड्स करो, और डेमो पे नहीं भी करें तो उसके अलावा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, वो भी आप लोग ट्रेड्स कर पाओगे इस तरीके से भी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना तो मैं आप लोगों को ब्रोकर प्रमोट करूंगा, ना ही कोई एक्सचेंज प्रमोट करूंगा, ठीक है। आप लोगों की अपनी मर्जी रिसर्च करना सिखाऊंगा कि ब्रोकर कैसे अच्छा चूज करता है, अच्छा ब्रोकर क्या होता है, ये अभी हमने डिस्कस करना है। कि ब्रोकर में गेम आपको जो है ना, आपके साथ धोखा कैसे ब्रोकर करता है, जैसे हम नीचे बात कर रहे थे ब्रोकर धोखा कैसे करता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ब्रोकर और ब्रोकर होता क्या है, वो सारी चीजें अभी हमें चीजें डिस्कस करनी है। फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे आप लोगों को आउटलाइन दिखा दे, तो ये आउटलाइन थोड़ी सी पुरानी है। जो आउटलाइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप लोगों के ग्रुप ग्रुप बना के ना उसमें आउटलाइन भेज दूँ, इसमें मैंने पीडीएफ को एडिट नहीं किया होगा। यहाँ पे पड़ी होगी आउटलाइन, ये पड़ी। ओके, ये हमारा सारा प्रोसीजर होगा जो हमने पूरे अपने इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में सीखना है। पहला पूरा वीक तो हमारा बेसिक जाने वाला है। इस पूरे वीक के अंदर जैसे जो बंदा जीरो बैठा है, या जो बंदा भी बाइंडी से फोरेक्स में आ रहा है, या क्रिप्टो से कोई बंदा फोरेक्स सीखना चाह रहा है, तो पहले पूरे वीक के अंदर बेसिक होगा। जैसे आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा, लेवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्जिन के बारे में, टिप्स के बारे में, स्प्रेड के बारे में चीजें आज डिस्कस करेंगे। कल हम सारे टूल्स को देखेंगे कि टूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, क्या क्या उनमें चीजें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, वो हम देखेंगे। देन हम लोग बाइनास में बाइंग सेलिंग और उस चीज को देखेंगे डॉलर्स में, क्योंकि हमारा काम डॉलर्स में होने वाला है ना। तो पीकेआर से हम हट के डॉलर्स में काम करेंगे। उसकी सारी चीजें कैसी होती हैं, फिर हम लोग बेसिक प्राइस सेक्शन को देखेंगे, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाले हैं, चार्ट पैटर्न होने वाले हैं, और हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर होने वाला है। ये सारी चीजें हम इस पूरे वीक के अंदर 5 दिनों के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जैसे ही सेकंड वीक आएगा तो हम उसमें प्राइस सेक्शन को स्टार्ट कर देंगे, प्राइस सेक्शन से, जिसमें एसएनआर, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह, आपका ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, वो सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसकी एंडिंग हम लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से करेंगे, फेयर वैल्यू गैप से करेंगे, इम्बैलेंस से करेंगे। और फिर फ्राइडे वाले दिन वो जो चीजें हमने पढ़ी होंगी वो हम यहाँ पे बैठ के लाइव टेस्ट करेंगे। 2-3 घंटे का वो टेस्ट होगा। 2-3 घंटे में हम देखेंगे कि जो चीज अभी तक हमने इस पूरे वीक में पढ़ी है, क्या कुछ पल्ले भी पड़ा है या नहीं पड़ा। जाहिर सी बात है, मैं पढ़ाता जाऊँ, आगे लगा जाऊँ, और चलो भी एट तुम लोग बैठो जीरो के ऊपर, इसका फायदा ही नहीं है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर जो हमने भी चीजें पिछली पढ़ी हैं, सबसे पहले तो पढ़ेंगे, पढ़ना पढ़ तो लिया क्या चीजें काम कैसे करती है, उसको मैनेज कैसे करना है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, कि लॉस कितना रखना है, टीपी कितना रखना है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर एसएमसी के ऊपर, आईसीटी के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें बैलेंस प्राइस रेंज आने वाले, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट आने वाला, लिक्विडिटी का टॉपिक आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हमने डिस्कस कर दी। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स में जैसे अभी वो ट्रम्प भैया का आपने काफी वीडियोस देखी होंगी, ट्रम्प भैया ट्वीट कर रहे हैं ईरान को, ईरान इधर से ट्वीट कर रहा है, वो मार के इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्यों, रीजन। फिर वो फंडामेंटल हम देख कहाँ से सकते हैं, फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट क्या आने वाला है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये सारी जो चीजें पीछे पढ़ रही हैं, ये स्विंग और आपका स्कैल्पिंग दोनों के लिए यूज हो सकती है। स्पेशली दो स्ट्रेटजीज हमारी आपके पास इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। ईएमडी का कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरा पुल बैक का कॉन्सेप्ट होता है। ये स्पेशली इंट्राडे और आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर एक टेस्ट अरेंज करेंगे। ठीक हो गया। ये टेस्ट देने के बाद जो चीजें अभी आप लोगों ने पढ़ी हैं, उसका एक टेस्ट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट वीक हमारा फोर्थ वीक होगा, उसके अंदर हम वॉल्यूम को कवर करेंगे। मेन चीजें हमारी, ये वॉल्यूम बेस एक इंडिकेटर होता है, उस बेस के ऊपर हमने जैसे वीएससी के कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो सारी हमने इस चीज के अंदर पढ़नी है। इसमें आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जो 4-5 चीजों को मिला के होगा, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जो दो कैंडल्स को देख के होगा, कि तुमने कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ दो कैंडल्स को देखना, तुम्हें ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो हमने तकरीबन सारी मार्केट को कवर करना है। एक बंदा स्कैल्पिंग करना चाहता है, एक बंदा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, और एक बंदा इंट्राडे करना चाहता है। सारे ट्रेडर्स यहाँ पे उनको कहीं और जाने की नीड ना पड़े। और हमारा कोई भी मेंटोरशिप प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि पहले बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस और फिर स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ना, वो ऑल इन वन, कि उसको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, और जो वर्किंग, इसमें इसके अलावा बहुत कॉन्सेप्ट हैं, हजारों एसएमसी के अंदर आप चीजें निकाल सकते हो, वॉल्यूम पे निकाल, लेकिन हम उन तरफ जाएंगे नहीं।
जो वर्किंग है, जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं, हमने उन चीजों को आगे डिस्कस करना है। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट है। इनमें से जो बंदा जीरो होगा उसको तो इन कॉन्सेप्ट का पता भी नहीं होगा, ये चीजें क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को ना बताता हूँ कि सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट क्या चाहिए, तो हमने चीज देख ली। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है फॉरेक्स मार्केट है क्या। और फॉरेक्स मार्केट को समझने से पहले तुम्हें पता हो कि मार्केट है कितनी तरह की। जैसे अभी बाइनरी वाले को नाम शायद किसी ने बाइनरी पहली दफा सुनो, ये बाइनरी वाले दो लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, क्रिप्टो वाला बैठा हुआ है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी है, तो बंदा अगर किसी को पता हो मुझे बताना चाहे। सर, फॉरेक्स से तो पता है ना, उसके आपको उसके अलावा भी तो चीजें हैं ना मार्केट में, जैसे क्रिप्टो ये बोल रहे हैं, जैसे बाइनरी बोल रहा है, ठीक है। कितने तरह की ट्रेडिंग है, नहीं पता। फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी, और तो वो बाइनरी बोल दिया ना उसने। हाँ भैया, स्पोर्ट तो वो तो क्रिप्टो में आती है ना, वो तो क्रिप्टो में आ गया ना। जैसे अभी इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, इसमें नहीं जाना आपको। हाँ भाई, आप तो बिल्कुल बेसिक हो, पता तो होगा थोड़ा बहुत क्या। वो क्रिप्टो है वो, ठीक है, वो बाइनास जो बोल दिया वो क्रिप्टो है, ठीक है, और बाइनरी होगी। और तीन चार कौन सी, चार कौन सी। हाँ भाई, आगे। और हाँ भाई, वो एक्सम ब्रोकर है यार, हाँ। नहीं पता। अभी ये देखो ना, अब इसको ना मेनली हमारे से फॉरेक्स से कोई कंसर्न नहीं है कि इन चीजों को पढ़ना। लेकिन जब आप एज ए ट्रेडर हो ना, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि, क्योंकि बेसिक में हम जो चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा, यानी मैं आपको आधा अधूरा बना के भेज रहा हूँ ट्रेडर, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें हमारी सारी जो कंपटीशन जिसके साथ हमारे है मार्केट के साथ, हमारे उन्हें उनको पता होना लाजमी है। टोटल जो ट्रेडिंग की टाइप्स है वो तीन टाइप्स है, तीन टाइप्स। अभी तीन आप लोगों ने बोली वो नहीं है, मैं बताता हूँ। पहली जो हमारे पास टाइप होने वाली है, यहाँ पे अगर मैंने मेंशन किया हो, शायद नहीं मेंशन किया, ठीक है मैं बता देता हूँ। ओके, पहली जो हमारे पास टाइप है, वो हमारे पास जो सबसे पहली ट्रेडिंग है, दुनिया की पहली ट्रेडिंग, वो है फिजिकल ट्रेडिंग। वो अभी इसको मैं टाइप पे नहीं गिन रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि दुनिया की जो पहली ट्रेडिंग है ना, फिजिकल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीदो फरोख्त, बेचना या खरीदना, ये ट्रेडिंग है सिंपल वर्ड्स के अंदर। वो जब से मतलब पैसा शैसा बना है, उससे पहले चीजों की अदला बदली होती थी। लाइक मुझे गंदम चाहिए होती थी, मैं जाके चावल देता था किलो, उसके बदले में गंदम मिल जाती थी, ठीक है। वो ये सीधा चलिए, ये होता था फिजिकल ट्रेडिंग। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, यार ऐसे तो नहीं होता कि मेरी गंदम मैं बड़ी मुश्किल से उगाता हूँ, ठीक है, तू जो है ना वो बाजरा लेके आ जाता है मेरे पास, वो तो बड़ा आसानी से उग जाता है, ठीक है, मैं नहीं अदला बदली कर रहा। तो उन्होंने क्या बनाया, एक फिक्स सिस्टम बनाया, कॉइन सिस्टम। पहले सोने के सिक्के होते थे कि भाई इतने सोने के सिक्के में गंदम आएगी, इतने सोने के सिक्के में चावल आएंगे, इतने सोने के सिक्के में ये चीज है। उस चीज को उन्होंने कर दिया, एक फिक्स प्राइस उन्होंने कर दी, ये चीजों में इतनी इतनी चीजें आएंगी। तो फिर क्या हुआ, पैसे के बदले में अदला बदली होना स्टार्ट। तो जो भी हम खरीदते हैं जाके दुकान से, वो भी ट्रेडिंग है। वो बेच रहा है, उसके लिए वो ट्रेडिंग है। ओके हो गया। तो फिजिकल ट्रेडिंग सबसे पहली चीज है। देन ट्रेडिंग लॉन्च होती है स्टॉक मार्केट, दुनिया की पहली ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट क्या होती है, जिसे हम स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट होती है शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करना। शेयर से मुराद क्या होता है, यानी एक कंपनी है, डीजी लगा लो कि हमारी ये कंपनी है डीजी की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ओनर तो हूँ, लेकिन मैं मजीद इन्वेस्टर इसके अंदर लेके आना चाहता हूँ जो अपना पैसा मुझे दे और मैं इस कंपनी को और ऊंचे लेवल पे ले जाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके शेयर्स को मैं पब्लिक कर देता हूँ कि भाई कोई भी बंदा आके बीच में इन्वेस्टमेंट करके मेरे साथ पार्टनर बन सकता है। ठीक हो गया। अब जब आप ये करते हो तो उसमें आप अपना पर शेयर की एक वैल्यू डिसाइड करते हैं। मेरी पर शेयर की वैल्यू 1%, अगर कोई बंदा मेरी कंपनी का पार्टनर बनना चाहता है, वो इतने लाख रुपए दे। आगे समझ। और जब फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके तो मिलियंस ऑफ रुपीज में अंदर होते हैं, ठीक है, बिलियंस में पैसे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब आप उनसे वो शेयर्स बाय करते हो, ठीक है, वो शेयर्स बाय करने के बाद जो वो कंपनी मंथली या ईयरली प्रॉफिट करती है, जितने परसेंट के आप पार्टनर होते हो उतना परसेंट आपको प्रॉफिट, और अगर वो कंपनी डूब जाती है या लॉस कर देती है तो आप उतना परसेंट लॉस बेयर करते हो। ठीक हो गया। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती थी। तो इन पहले तो स्टॉक मार्केट सिस्टम ऐसे काम करता था फिजिकली, यानी मैंने मैकडोनल्ड के शेयर्स बाय करने, तो मैं पहले अपने ब्रोकर, फिजिकल लोग होते थे ब्रोकर, जैसे भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है,
वैसे मैं उसको कहता था, कॉल मिलाता, या मेरे ना फलाने कंपनी के शेयर ले ले, कॉल सिस्टम होता था। अच्छा ठीक है सर जी, ले लिया, आप लो जी ले लिया। जैसे अगर आपने हर्षद मेहता मूवी देखी हो, ठीक है, नया स्कैम 1993 आई थिंक नाम है, 1992 आई थिंक, उसको मूवी देखो, उसमें ये सारा आपको स्टॉक मार्केट सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम आ गया। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर उन्होंने पब्लिक शेयर कर दिए, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, आप फिजिकली ऑनलाइन जाके बाय और सेल कर सकते हो। तो स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग, कौन सी ट्रेडिंग है? स्टॉक ट्रेडिंग। दुनिया की पहली ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हमारे पास आई थी, वो हमारे पास थी स्टॉक ट्रेडिंग। ओके हो गया। सेकंड ट्रेडिंग जो हमारे पास है, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। कौन सी है? फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेक्स, इसके नाम से जो जाहिर होता है कि फोर का मतलब है, FOR का मतलब है फॉरेन, यानी जो जिसे हम कहते हैं फॉरेन, मैं फॉरेन जा रहा हूँ, ठीक है, कि आउट ऑफ कंट्री जा रहा होता हूँ, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज का EX का मतलब है एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो फॉरेन करेंसीज हैं, इंटरनेशनल जो करेंसीज है, उनकी अदला बदली, उनके बदले में कोई चीज बाय करना या सेल करना। इंटरनेशनल करेंसीज के बदले में बाइंग और सेलिंग करना, वो किस मार्केट में आता है? और इसको मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसकी बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन करना, वो फॉरेक्स मार्केट में आता है। लाइक अगर मैं USD की बात करता हूँ, डॉलर की, तो डॉलर का नोट आपने देखा होगा, तो देखा है तो कभी सुना तो होगा ना, कि भाई डॉलर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरह से INR, इंडियन रुपीज एग्जिस्ट करता है, PKR, पाकिस्तानी रुपीज एग्जिस्ट करता है, EUR, यूरो, वो भी एग्जिस्ट करता है। इसका AED, दुबई की करेंसी, वो भी एग्जिस्ट करता है। CNY, चाइनीज करेंसी, वो भी एग्जिस्ट करता है। JPY, जापान की करेंसी, वो भी एग्जिस्ट करता है, एंड सो ऑन। तो आपके पास जो भी करेंसीज यहाँ पे होंगी, वो फिजिकली दुनिया में क्या कर रही होंगी? एग्जिस्ट। और किसी ना किसी कंट्री से वो क्या कर रही होंगी? रिलेट कर रही है, कि वो किसी एक कंट्री पर डिपेंड होगी। जैसे PKR की मैं बात करता हूँ, तो PKR पाकिस्तान पे डिपेंड है। जितना पाकिस्तान तरक्की करेगा ना, PKR उतना स्ट्रॉन्ग। और जितनी पाकिस्तान की मैशत जो है वो डाउन जाएगी, गुर्बत बढ़ती जाएगी, कोई भी तरक्की के काम नहीं होंगे, कोई भी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, तो क्या होगा? ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, 2021-22 के अंदर डॉलर जो हमारे पास वो 150 रुपए था, और अभी हमारे पास 290 रुपए है। GDP, उस टाइम पे GDP अच्छी थी हमारी, ठीक है। और इस टाइम पे 2000, आप अभी देख लो, तो बीच में कोरोना ने कुछ काम खराब कर दिया, ठीक है, 21-22 के अंदर आके कुछ अभी बाकी चीजों ने काम खराब कर दिया। तो अभी जो है ना, वही डॉलर जो उस टाइम पे 130-140 रुपए का होता था, 50 का, वो भी डबल रेट, 290 का, 295 का। अब बहुत डिपेंड, GDP के अलावा ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मैटर करता था। वो तो अभी हमारे पास ना होने के बराबर है, एक तरह से, कि अब हम गंदुम बनाते हैं, गंदुम हम लोग उगाते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ हम गंदुम बाहर से ले रहे हैं, रीजन, और अपनी बाहर बेच रहे हैं। अच्छा, बाकी इस चीज को भी छोड़ते हैं, इस चीज के ऊपर मेन चीज पे बात है। तो फॉरेक्स के अंदर अभी आगे डाल दो गोल्ड। गोल्ड, सोना देखा है फिजिकली? चलो देखा नहीं, सुना तो होगा ना, ठीक है। सिल्वर देखा है, सुना है? ओके, फिजिकल एग्जिस्ट करता है, पहाड़ों से निकलता है। इस तरीके से ऑयल, अब ऑयल में भी दो किस्में आ जाती है, एक ब्रेंट ऑयल हो जाता है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है ना फ्री ऑयल आ जाता है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास क्लियर ऑयल होता है, जो साफ ऑयल होकर आ रहा होता है, और एक जो बिल्कुल अभी अभी फैक्ट्री से निकला है, जो उसने ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो ऑयल आ जाता है हमारे पास, जो बिल्कुल जो है ना साफ सुथरा नहीं होता, ठीक है। और रेट्स में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो एक लाइट ऑयल होता है और एक हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, ये भी हमारे पास होते हैं। गैस, गैस भी, सुई गैस वगैरह जिसे आप कहते हो, सुई पहाड़ों से निकल रही है, ठीक है, तो वो भी गैस फिजिकल एग्जिस्ट करती है। वो सारा कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? देन थर्ड टाइप हमारे पास आती है क्रिप्टो, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सी है? क्रिप्टो, जो अभी भाई बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आता है BTC। BTC का कभी नोट देखा किसी ने? या कोई सुना भी नहीं होगा, है ही नहीं। इथेरियम है ही नहीं ना, वो वर्चुअल है, ठीक है। वो डेटाबेस पे काम करता है, वो बड़ी डिटेल डिबेट उसके ऊपर हो सकती है कि BTC बना कैसे, वो कैसे बिट किस सिस्टम के अंदर, वो बड़ी लंबी चौड़ी पे रहता है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर है, और टोटल उसकी जो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर उसकी टोटल सप्लाई किस मिलियन है, वो सब, तो दैट शिट, छोड़ो उस चीज को। तो क्रिप्टो के अंदर क्या होता है? जितनी भी वर्चुअल चीजें, इथेरियम, BTC, सोलाना, मीम्स कॉइन के अंदर डोज कॉइन आ गया, ठीक है, वो सारा कुछ मिला के
जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं उन पे ट्रेड करना, या फिजिकल का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बने, जैसे यूएसडी का उन्होंने वर्चुअल कॉइन बना दिया यूएसडीटी, गोल्ड का बना दिया एक्सएयू यूएसडीटी। तो वो एक वर्चुअल, उसने उसी चीज को वर्चुअली रिप्रेजेंट कर दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेनली जो क्रिप्टो लॉन्च हुई थी वो किस चीज की लॉन्च हुई थी? वर्चुअल एसेट्स के ऊपर। क्या वर्चुअली एसेट्स को स्टोर कर सकते, उनके ऊपर बाइंग सेलिंग कर सकते हो। आगे समझ। तो जो भी वर्चुअली ट्रेडिंग आप कर रहे हो करेंसीज के ऊपर, वर्चुअल कॉइन्स के ऊपर, वो क्रिप्टो में आ गई। फिजिकल चीजों पे ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स में आ गई। और कंपनीज के शेयर्स के ऊपर, जैसे फेसबुक के शेयर्स हो गए, मैकडोनल्ड के हो गए, गूगल के हो गए, एनवीडिया के हो गए, वो जो अपने पास वो जो होता है यार ग्राफिक कार्ड वगैरह जो होता है एनवीडिया, तो वो कंपनी आ गई। उसके बाद अपना जो है टेस्ला हो गया। जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, विद लेवरेज, वो हमारे पास स्टॉक मार्केट में आ जाए। अब आगे बाइनरी की बात। बाइनरी किसी ट्रेडिंग में नहीं आती। बाइनरी किसी ट्रेडिंग में नहीं आती। ये कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स है। ये तीनों को कंपाइल करके उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें तीनों चीजें डाल दी। आप देखोगे वहां पे आपको ऑप्शन होता है करेंसीज का, कमोडिटीज का और क्रिप्टो का। तीनों चीजों वहां पे, कोई एक्स्ट्रा चीज वहां पे नहीं है। यहाँ पे भी 1 मिनट की ट्रेड हो सकती है, यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड हो सकती है, यहाँ पे 5 मिनट में ट्रेड हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारे हाथ में होता है। वहाँ पे वो फिक्स टाइम पे ट्रेड करते हैं, इसलिए उनका नाम उन्होंने बाइनरी रख दिया। वो कोई अलग से टाइप नहीं है। जैसे इन तीनों को मैंने अलग अलग आपको बताया टाइप, एक स्टॉक्स पे काम करिए, एक फिजिकल चीजों पे काम करिए, एक वर्चुअल चीजों पे काम करिए। अब जो नई टाइप आएगी वो इन तीनों चीजों से हट के कोई चीज होगी तो टाइप होगी। ठीक हो गया ना? जैसे आप दोनों मर्द हो ना, सेम चीजें हैं ना, तो मर्द हो ना, तो तीसरा जिसका कोई डिफरेंट नहीं होगा, तब तक हम उसे जेंडर चेंज नहीं कहेंगे। तो जब तक सेम हो तब तक आप सेम चीज हो। अब काला गौरव एक अलग सीन में आएगा, ठीक है, वो तो मर्द ना। तो ये भी सेम चीज है। ये स्टॉक अलग चीज है, क्रिप्टो अलग चीज है, और फॉरेक्स अलग चीज है। सेम इस तरीके से जब कोई नई टाइप आएगी उसके लिए उसको इन तीनों से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। वो बाइनरी नहीं है, इसलिए वो किसी टाइप में नहीं आती। वो इन तीनों चीजों को कंपाइल करके अलग बनाएगा। आगे समझ। ये हमने चीजें पढ़ ली। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये हमारे पास क्या होता है, कि फॉरेक्स मार्केट जो हमारे पास है ये हम फिजिकल चीजों की लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको आपस में लेन देन कर रहे होते हैं करेंसीज का। यानी यूएसडी के बदले में यूरो ले लिया, यूरो के बदले में पीकेआर ले लिया, पीकेआर के बदले में आईएनआर ले लिया, आईएनआर के बदले में सीएनवाई ले लिया, उनको आपस में एक्सचेंज जब करेंगे, और उस एक्सचेंज के ऊपर जो प्रॉफिट बनाओगे वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। लाइक अगर आपने कभी देखा होगा, कोई बंदा आप में से आउट ऑफ कंट्री गया, आप गए हो, ठीक है, कहाँ पे गए हो? सऊदीया गए हो, तो रियाल्स वगैरह आपने लिए होंगे, ठीक है। तो जो रियाल का रेट होता है ना, जब ये खरीदेंगे ना, उससे 2-3 रुपए पाकिस्तानी, 5 रुपए वो ज्यादा महंगा इनको देते हैं। ये जब लेने जाएगा ना, यानी इसको सपोज को रियाल मिल रहा है 70 रुपए का, जब ये बेचेगा वही रियाल इसका बिकेगा 65 रुपए का, 67 रुपए का। 2-3 रुपए का गैप होगा। ठीक हो, वो एक्सचेंज का प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। वो एक्सचेंज के ऊपर जो प्रॉफिट बने, यानी अगर मैंने ये मोबाइल लेके रख लिया, एक मोबाइल मैंने लेके रख लिया, सपोज करो मैंने 5 लाख का मोबाइल लिया, आज में से बेचने जाता 3 लाख 4 लाख का बिकता है, तो वो मेरा क्या है? घाटा। लेकिन यही बढ़ जाता तो मेरा क्या होता? तो ये एक्सचेंज के ऊपर, यानी पहले मैंने पैसे दे के मोबाइल ले लिया, अब जाके मोबाइल दे के क्या लूंगा? पैसे लूंगा। तो वो एक्सचेंज में कर रहा हूँ। तो जो एक्सचेंज के ऊपर पैसा बनता है वो इस तरीके से आपका बनता है। तो ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपका आता है। इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, यानी इसमें कितना पैसा पैसा डेली बेस पे इन एंड आउट हो रहा है, वो तकरीबन 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 to 7 कैप ये ज्यादा हो गया, 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड ये हो गया डेली का कैप। डेली कैप होता है कि कितना पैसा डल रहा है और निकल रहा है, उनको सम करके। लाइक एक बंदा गया, उसका पैसा उसने गोल्ड बाय किया हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, 2 ट्रिलियन का, उसने 2 ट्रिलियन को सेल कर दिया। अब सेलिंग में आ गया, वो 2 ट्रिलियन डॉलर सेलिंग में आ गया। एक बंदे ने आकर 2-3 ट्रिलियन का बाय कर दिया, तो वो दोनों को सम करके 5-6 ट्रिलियन का वो सम बन गया। टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, टोटल पैसा कितना आया और गया, वो टोटल कैप में आता है। तो यानी डेली का जो इसका पैसा आना जाना है ना, तकरीबन 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। अभी कितनी बड़ी अमाउंट है उसका आप अंदाजा इधर से लगा सकते हो। जो यूएसए है, जो अपने पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आप जिसे कह सकते हो, वो क्या है? यूएसए। उसका जो सालाना एक्सपेंस है ना सारे चीजों का, वो 1 ट्रिलियन डॉलर है। यानी जो इसका डेली की ट्रांजैक्शन है ना, उसमें वो जो कंट्री है वो तकरीबन 6-7 साल तक सरवाइव कर सकती है विदाउट एनी। आगे समझ। तो इससे आप ट्रिलियन डॉलर का अंदाजा लगा दो कितने बड़े हैं। ट्रिलियन सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा होगा वो,
मैंने इसलिए बता दिया कि जो यूएसए जो इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, और जो उसके मिलिट्री के एक्सपेंस मतलब इतना कुछ उसके पास है, वो $1 ट्रिलियन में साल गुजारती है। यानी इस पैसे के अंदर जो इधर हमारे पास डेली का जो ट्रांजैक्शन है, उसमें वो 7-8 साल गुजार सकती है, जो हमारा डेली का यहाँ पे इन एंड आउट है। अभी समझ, ये इतनी बड़ी मार्केट है, और इस टाइम पे फॉरेक्स सबसे बड़ी मार्केट है, क्रिप्टो से बड़ी मार्केट है, स्टॉक से बड़ी मार्केट है। ठीक हो गया। और फिर क्रिप्टो और स्टॉक के अंदर कुछ हलालो हराम के अभी तक खर्चे हैं। मतलब वैसे तो सब में ही थे, लेकिन फॉरेक्स को अभी आलमों ने मैक्सिमम ने इसे हलाल कह दिया। कोई शक नहीं है इसके ऊपर। फतवे आ चुके हैं, रिटर्न में फतवे आ चुके हैं, वीडियोस के अंदर आ चुके हैं, तो फॉरेक्स पे कोई शक बाकी नहीं है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर स्टिल अभी तक, स्पेशली फ्यूचर के अंदर अभी तक वो खर्चे हैं। वो क्यों है, वो भी अभी हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके। अब हमारे पास जो लेन देन है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने INR परचेज या सेल करना है, खुद करोगे तो खुद तो उठाई जाओगे, FIA ले जाएगी, लेके दिखाओ मुझे ₹इंडियन, ले लोगे। कोई ट्रांजेक्शन मंगवाओ वहां से इंडिया से, रातों रात उठाए जाओगे, चाहे वो ₹10 की ट्रांजेक्शन। नहीं कर सकते ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे हमारा बैंक है, जिसे आप कहते हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा बैंक जो पाकिस्तान का है, कौन सा है? इसी तरीके से सारे कंट्रीज के अपने अपने एक स्टेट बैंक्स होते हैं, जो ऑल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो स्टेट बैंक्स होते हैं, वो कंट्री टू कंट्री लेन देन करते हैं। यानी अगर एग्जाम्पल तो मरियम नवाज साहिबा को पैसे चाहिए ना, तो वो उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो किसके अकाउंट में पैसे आएंगे? स्टेट। कुछ भी फंड हमें जो है ना, हम लोन ले रहे हैं, हम कुछ भी करें, हम लोन अदा कर रहे हैं, वो सब कुछ कौन संभालेगा? स्टेट बैंक ऑफ। इन बैंक्स को, जो कंट्री टू कंट्री ट्रांजेक्शन होती हैं, इनको बैंक्स को कहते हैं इंटर बैंक्स। क्या कहते हैं? यानी आपने अगर एक गोल्ड बाय करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड बाय कर रहे हो, तो पहले आप एक ब्रोकर को कहोगे, जो उस इंटर बैंक की तरफ आपकी ट्रेड फॉरवर्ड करेगा, फिर वो इंटर बैंक आपके लिए वो चीज परचेज करेगा। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल जाऊँ, वैसे इसमें बहुत डिटेल है, यानी ऐसे होता नहीं है, ये आप लोग को सिर्फ समझाने की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लोकल बैंक में आई, तो ये चलता ही ऐसे है ना, एक्सचेंज जो आपका कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज चलता है ना, वो चलता ही इंटर बैंक है। क्योंकि आप डायरेक्टली अपने बैंक्स में आ ही नहीं सकते, या आप अपने हाथ में ले भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ₹INR कभी मंगवा के देखना IBN के थ्रू, आप रातों रात उठाई जाओगे ₹10 के ऊपर, कि इंडिया से पैसे आए तो आए क्यों। लेकिन इंटर बैंक के थ्रू करोगे, आप INR परचेज करो यहाँ पे फॉरेक्स में जाके, कोई नहीं पूछेगा। आगे समझ? ओके। तो इंटर बैंक से समझ में आ गई कि हम जितने भी कंट्रीज के दरमियान लेन देन होंगे, वो किसके दरमियान होंगे? या इंटर बैंक के दरमियान। तो आपने अगर गोल्ड को खरीदना है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी इधर तो आप जाके गोल्ड खरीद सकते हो फिजिकली। अब आपने ये इंटरनेशनल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल खरीदना है, तो वो पहले आप एक ब्रोकर को पकड़ोगे, जो उस इंटरनेशनल मार्केट से आपको कनेक्ट करेगा, यानी उस इंटर बैंक से कनेक्ट करेगा। तो इंटर बैंक आगे इंटरनेशनल से कनेक्ट है ना, तो मेन तो आप बैंक्स का है। तो हमने इंटरबैंक तक अपनी ट्रेड पहुंचानी है, तो वो ब्रोकर पहुंचाएगा हमारी ट्रेड, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है, जो बीच में जिसे कहते हैं दलाल होते हैं, जो सेफ्टी भी हमारी देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपर्टी, वो रियल एस्टेट के बंदे बैठे हैं, तो वो भी चीज को समझेंगे। एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक घर लेना है, ये जमीन बाय करनी है। बट डायरेक्टली अगर एक मुझे आके कहता ना ये मेरी जमीन है और खरीद लो मेरे से स्कैम भी कर सकता है ना। मुझे कागजात चेक करने कितना ज्यादा पता है या कुछ चीजें, तो क्या होता है, मैं इस चीज को सिक्योर करने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर हायर करूंगा, जो दोनों को चीजों को चेक करेगा, मुझे भी चेक करेगा कि बंदा स्कैमर नहीं है, उसको भी चेक करेगा स्कैमर नहीं है, अपना बीच में से कमीशन ले लेगा। अगर वो सेल करवा रहा है तो 1 और 2% का आई थिंक कमीशन होता है, और अगर वो रेंट करवा रहा है आई थिंक 50% का कमीशन होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर, हम उसको भी क्या कहते हैं? ब्रोकर ही कहते हैं। इसी तरीके से जब हमने ट्रेड देनी है, तो अब वो ट्रेड हमारी इंटरबैंक तक जा भी रही है या नहीं जा रही, इंटरबैंक वो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, इसको वेरीफाई कौन करता है? और ब्रोकर ट्रस्टेड है या नहीं करते, उसको वेरीफाई करते इदारे, ठीक है। ये ब्रोकर ट्रस्टेड है नहीं है, उस चीज को फिर आगे उस चीज में हम बाद में बात करते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है? अभी जो आप एक्सम का नाम बोल रहे थे, आप बाइनांस का नाम बोल रहे थे, ऐसे करके डिफरेंट एक्सचेंजेस होती है, मैक्सी हो गया, एक्सनेस हो गया, जिनके आपने नाम सुनोगे, IC मार्केट हो गया, ओंडा हो गया, इंटरनेशनल ब्रोकर्स है, ठीक है, वेंटेज हो गया। ये जितने भी ब्रोकर्स है ना, ये ब्रोकर्स, ये कोई मार्केट्स नहीं है, मार्केट मेकर्स नहीं है, ये क्या कौन है? तो आप इनको, इन पे अकाउंट रजिस्टर करते हो, इनके ऑफिस विजिट करते हो, एंड देन ये आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसमें आप अपने पैसे डालो, जो भी खरीद रहा है आप हमें बताओगे, कि वो ब्रोकर को पता लगेगा चाहिए यार ये गोल्ड खरीद रहा है,
वो आगे फॉरवर्ड करेगा भाई ये मेरे, वो टोटल सम करेगा ना कि भाई इसके पास सपोज को क्लाइंट है 10,000, एक एक लोड सब लोग लगाते हैं, लोड कम में आगे चल के बताऊंगा। सपोज को सब लोग कहते हैं एक एक तोला सोना बाय करना है मैंने, 10,000 तोले हो। अब वो इकट्ठा क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा कि भाई ये 10,000 तोले मेरा खरीद। आगे समझ, ये ब्रोकर इस तरीके से काम कर रहा होता है। ओके, तो अब आगे हमारे पास ऑनलाइन रिटेलर। ऑनलाइन रिटेलर क्या होता है हमारे पास? हम लोग कौन है? रिटेलर, रिटेल सेलर जिसे आप लोग कहते हैं, कि आप छोटे लेवल पे बेच रहे हो। जैसे आपने दुकानों में देखा होगा कि जो इजी पैसा जैज कैश है ना, उसको भी मैं बिल्कुल उससे भी छोटी एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जो सिंपल दुकानें होती हैं जैसे कोई खोखे लगे हुए हैं या दुकानें होगी, इन्हें कहते हैं रिटेलर्स। इनके पीछे होते हैं होलसेलर, होलसेलर के पीछे होते हैं मैन्युफैक्चरर। ये रिटेलर होते हैं जिन जो एट द एंड आपको चीज आप तक पहुंचा रहे हैं। हम भी रिटेलर है जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे हैं, हमारे ऊपर बहुत लोग हैं। हम जो सबसे छोटे लेवल पे बैठे हैं उन्हें कौन कहते हैं? रिटेलर। जो हम लोग छोटी अमाउंट से, हम लोग जिन्हें ब्रोकर की नीड है, हम ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं, हम पैसा डालते हैं, ब्रोकर ट्रेड फॉरवर्ड करते हैं, हम डायरेक्टली जाके इंटरनेशनल मार्केट में लेन देन नहीं कर सकते, हमें एक ब्रोकर चाहिए। ठीक है, वो कौन है? वो सारे रिटेलर है। ठीक है, अब जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, कोई भी लेन देन, ट्रेडिंग फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, वो पेयर्स की फॉर्म में होती है। वो मतलब जैसे कि ये मोबाइल है मेरे पास, मैंने मोबाइल इसको दे दिया और कुछ इसके बदले में लूँ ना, मैं बेवकूफ पागल थोड़ी, मैं इतना महंगा मोबाइल नहीं, मैं तो फ्री में क्यों दूं बिना किसी चीज के? बैठ जाए, तो मैं इसको फ्री में क्यों दूं? तो इस चीज को देने के बदले में मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। या तो मैं कैश लूं, या लैपटॉप लूं, या इसके बदले मुझे कोई और चीजें प्रोवाइड करो जो इस इतनी वर्थ की हो। तो एक्सचेंज के अंदर क्या होगा? हमेशा एक पेयर हो। लेन देन के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर हमेशा एक पेयर हो। या तो उसके बदले में कोई करेंसी लग जाएगी, या तो उसके बदले में कोई और चीज लग जाएगी। जैसे ये आपके पास एक लैपटॉप है जिसकी वर्थ, सपोज करें हम एग्जांपल देते हैं, इसके पास एक लैपटॉप है उसकी वर्थ 5 लाख है। अब ये इसका दिल है कि उसे बेचना है और इसे मोबाइल चाहिए। मैं ऐसे कहता हूँ मेरे पास एक मोबाइल है जिसकी वर्थ 5 लाख की है, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। आप ऐसा करो मेरे से डायरेक्ट, मुझे भी लैपटॉप चाहिए, तुझे मोबाइल चाहिए, हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर। ये प्योर ट्रेडिंग। ठीक हो, ये भी एक ट्रेडिंग है। अब ये पेयर पता क्या बनेगा, यानी मैं, मेरे लिए पेयर क्या बनेगा? मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ ना, तो मैं खरीद क्या रहा हूँ? तो मेरे लिए, मेरे प्रोस्पेक्टिव से मैंने खरीदा क्या? लैपटॉप। उसके प्रोस्पेक्टिव से उसने क्या खरीदा? अब इससे एक और बात तुम्हें समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा आगे चल के तुम्हारा जो है ना ये चीज क्लियर होगी। आप लोगों से ना काफी लोगों ने कभी कभार पूछा होगा, अगर आप ट्रेडिंग में पहले हो, इस सेलिंग से पैसा क्यों बनता? अगर तुमने सेल लगा दिया, सेल में पैसा बनता क्यों है? रीजन बताओ मुझे। आप, अब उसको छोड़ दें। आपने गोल्ड को बेच दिया अभी 4,000 के ऊपर, और गोल्ड 3,000 पे चला गया, आपको प्रॉफिट हो गया। ये तो सीधे से जुआ है, इन्होंने तो बेट लगाई है नीचे जाने पे। जुए पे बेट लगती है ना नीचे जाने पे, तो वो आपने प्रॉफिट कैसे बनाया? तो आपने दी कैसे? फिजिकली है ना ये चीज यार, फिजिकली मान लिया ना, आपने गोल्ड में सेलिंग लगाया, आपके पास गोल्ड था, तो बेचा कैसे? और बेच दिया चलो, तो फिर उस पर बाद में पैसा उस पर कैसे? वो 2 घंटे बाद नीचे गई, 2 घंटे बाद आपको उस पर पैसा कैसे बना? है ना क्वेश्चन? है, आ रहा हूँ इस चीज की, अब मैं उस चीज के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज है ना, वो एक पेयर की फॉर्म है। सपोज करते हैं गोल्ड, हम लिखते हैं यहाँ पे गोल्ड। तो गोल्ड के बदले में जो सबसे अच्छा पेयर है, वैसे और भी है, गोल्ड कैट भी है, गोल्ड यूरो भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा पेयर इसका है वो है गोल्ड, जिसमें सब लोग ट्रेड करते हैं, वो क्या है? गोल्ड यूएसडी का पेयर। इसके अलावा भी पेयर है गोल्ड के, गोल्ड कैट, गोल्ड यूरो, वो है पेयर, लेकिन सबसे अच्छा पेयर कौन सा है इसका? गोल्ड। अब गोल्ड यूएसडी में क्यों ये सबसे अच्छा पेयर है? क्योंकि इसके साथ जो बेस पेयर है, यानी जो इसके इसके नीचे जो पेयर लगा हुआ है ना, डॉलर, वो डॉलर हमारे पास क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी इस टाइम। क्योंकि दुनिया में कुछ भी लेन देन होगा ना, वो डॉलर्स की फॉर्म में ही होगा। यानी अगर चाइना ने कुछ कर दिया, तब भी उसे डॉलर्स के अंदर ही करना पड़ेगा। जापान ने कर दिया, डॉलर्स में करना पड़ेगा। लेन देन, इंटरनेशनल लेन देन किसकी फॉर्म में है? डॉलर की फॉर्म, यूएसडी की फॉर्म। तो यानी ये सबसे अच्छी करेंसी है, तो इसलिए ये सबसे अच्छा पेयर बन जाता है। अब जब मैंने, अभी मैं इसी जगह पे, इसी पेयर की जगह ना, मैं अभी जो हमने ट्रांजेक्शन की उसको मैं लिख लेता हूँ, मैं पेयर बना लेता हूँ
मोबाइल का, ये मैं एम लिख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ लैपटॉप, ठीक है, एल से लैपटॉप लगा दो। ओके। अब मोबाइल और लैपटॉप का पेयर, अब मैंने इस पेयर के अंदर मोबाइल बेचना है ना, मेरे पास मोबाइल है, मैं मेरी पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे ट्रेड कौन सी लगानी है, सेल की, लगा दी। लेकिन लैपटॉप मेरे पास आ गया, उसके पर्सपेक्टिव से वो ट्रेड किसकी लगा रहा है, बाय की। अब इसी पेयर को मैं अपने पर्सपेक्टिव से अपने माइंड के हिसाब से सेलिंग सोचता ही नहीं, मैं अपने अपना पेयर पता क्या सोचता हूँ, लैपटॉप बटा मोबाइल। तो अगर मैं इधर बाय की ट्रेड लगाऊं या मैं इधर सेल की ट्रेड लगाऊं, बात सेम रहने वाला है। आगे समझ, कि इधर मैं लैपटॉप में बाय की ट्रेड लगा दूं या इधर मैं सेल की लगा दूं, तो बात क्या रहने वाली है। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स बाइंग। क्या कहते हैं, कि उसके पर्सपेक्टिव से वो गोल्ड बाय कर रहा होगा, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मैं डॉलर बाय कर रहा हूँ। यानी इसके बेस पेयर में डॉलर है ना, यानी जो सेल की ट्रेड लगा रहा है असल में वो किसको बाय कर रहा है, डॉलर बाय कर रहा है। इसे कहते हैं इनवर्स बाइंग, ये समझाने के लिए बस ये ना। हाँ। ये तो फिजिकल चीजों की बात, जैसे आपने मुझसे सवाल किया वो पैसा आया कहाँ से। अभी आपने पैसा दिया, आपके पैसा था, दिया ने ना दिया ने। वो आपने डिपॉजिट नहीं किया होगा, डॉलर्स में है, डॉलर्स में है ना। तो फिर वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आपके पैसा पड़ा हुआ है, अब आपने उससे, आपने गोल्ड दिया ही नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हो। आपने गोल्ड बेचा नहीं, आपने खरीदा क्या है, आपने डॉलर्स लेके रख लिए हैं। आपके अब जितना गोल्ड गिरेगा ना, डॉलर उतना बढ़ेगा, आपको डॉलर की फॉर्म में पैसा हो रहा है, यानी ये गोल्ड में जितनी सेलिंग जाएगी ना, तो उतना डॉलर ऊपर जाएगा, तो आपको वो पैसा डॉलर्स की फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि आपने डॉलर लेके रख लिए हैं। अब ये देखो, इससे पहले आपको नहीं पता था, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें, ये बिल्कुल बेसिक के अंदर चीजें हैं। अब आप कहीं पे भी सेलिंग की ट्रेड लगा रहे हो ना, आप सेल कर ही नहीं रहे, आप उसके इनवर्स पेयर को क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, सिंपल एग्जांपल दी लैपटॉप और मोबाइल की, कि उसके पर्सपेक्टिव से उसने लैपटॉप बाय कर लिया और मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने मोबाइल बाय किया, उसने मोबाइल बाय कर लिया, मैंने लैपटॉप बाय कर लिया। हाँ, आपने गोल्ड ले लिया, अब आपको डॉलर्स की नीड है, ठीक है, आपने वहां पे सीलिंग लगा, आपने डॉलर लेके रख लिया, लेकिन वो बेस पेयर किसका है, गोल्ड का। अब जितना गोल्ड नीचे जाएगा ना, उतना वो डॉलर बढ़ता जाएगा और आपको डॉलर से उतना फायदा होता है। ठीक हो गया। ये इसे हम ऐसे बाउंडिंग करना कहते हैं, कि हमने बाउंडिंग कर दिया उसको गोल्ड के साथ, कि भाई जितना गोल्ड नीचे जाए ना, मेरा मेरा उतना फायदा। ये बस हो रही इसे है। इनवर्स बाइंग कहते हैं, ठीक है, कि यानी मैं पेयर को चेंज नहीं कर रहा, कि मैं ऐसे जगह नया पेयर ढूंढूं, मैं इसी पेयर में क्या लगा देता हूँ, सेल। लेकिन वो इसको सेल करने का बैकएंड पे, क्योंकि हमारे सामने तो सेल हो रहा है, लेकिन बैकएंड पर उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि बैकएंड पे क्या चल रहा होता है। अभी ये इससे भी बहुत डिटेल चीज है, ये मैं आप लोगों को, हमारी पहली क्लास है, हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से जा रहे हैं ताकि आप लोगों के समझ आ जाए कि हमारी मार्केट काम कैसे कर रही है, इसमें बहुत डिटेल चीजें हैं, कैसे जा रहा है, क्यों से जा रहा है। ओके। तो पेयर की फॉर्म समझ में आ गया, इनवर्स बाइंग का भी समझ में आ गया। ओके। ये पेयर्स कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, ये इसके इनवर्स के अंदर हमारे पास पेयर्स होते हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास आती है जो सबसे मजे की चीज है, वो है कि मार्केट ये हमारे पास काम कैसे करती है। ये मार्केट हमारे पास, ये हम, ये कौन है, नॉर्मल ट्रेडर्स, मैं भी एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, आप भी एक नॉर्मल ट्रेडर। अब आपने मार्केट के अंदर एक ट्रेड लगानी है, अब डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, आपको क्या चाहिए, तो ये क्या है, एक ब्रोकर, जिस पे हमने अकाउंट बनाना है, एक्स वाई जी, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, वेंटेज, आईसी मार्केट, होंडा, एक्सनेस, एक्सएम, डू प्राइम, प्राइम एक्सपीटी, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, आप उसमें अकाउंट बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बना लिया। अब ये ब्रोकर के अंदर, अभी मार्जिन के ऊपर आएंगे, वो आपको तब समझ में आएगी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये होता है, कि ब्रोकर हमें क्या कहता है, बल्कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। मैंने $100 का जगह ना सोना ले लिया, $100 का, अभी है एग्जाम्पल, अभी आप लोग समझो कि जो सोने की वैल्यू है ना, वो क्या है, $100 में एक तोला आ रहा है, एग्जाम्पल दे, $100 में कितना आ रहा है, एक तोला। मैंने क्या किया, $100 में एक तोला ले, अब रातों रात प्राइस बढ़ गई एक तोले के अंदर $1, या उसी 2 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर प्राइस बढ़ गई, मुझे फायदा कितना होगा। और अगर इसी जगह पे प्राइस वही बढ़ी $1, मेरे पास होते 10,000, तो मुझे यहाँ पे फायदा होता
नहीं भाई, $100 ना, $100 बनेगा 10%। 10% क्योंकि वो नहीं 1%। 1%, तो हमें जाएगा $100 का फायदा। और यहीं पे पैसा वही है, मूव भी वही है, $1 का ही मूव है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे होता 1 लाख, तब मुझे फायदा होता 1,000। ठीक है, आगे समझ। तो यानी फॉरेक्स मार्केट के अंदर मूव तो वही रहने वाला है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा फायदा। लेकिन आप गरीब बंदे, सोना, अभी सोने के जो यहाँ पे वैल्यू चल रही है ना, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अभी तोले की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ। एक तोले की प्राइस रफ कैलकुलेशन के अंदर कितना है? 5.5 तक है, 5 लगा लो रैंडम है। यहाँ पे क्या चल रही है? $4500। तो क्या 1 लाख का जो है ना वो, इसमें कितने डॉलर होते हैं? $300 होते हैं। ये तो 5 लाख के अंदर $1500 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 4500 क्यों है? तोले की वैल्यू तो 5 लाख है ना, तो यहाँ पे $4500 कैसे है? क्या इंटरनेशनल में मार्केट ज्यादा नहीं है? रेट तो सेम होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो यहाँ पे 4500 क्यों है? जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक दुकान है अभी कपड़े की। मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटीमीटर में कपड़ा बेचूंगा, जिसने मेरे से लेना है ना, वो सेंटीमीटर में कपड़ा लेकर मैं उसके हिसाब से नाप के दूंगा। एट दी एंड तो मीटर में उतना ही बनेगा, लेकिन मैं नापूंगा किसके अंदर? मेरा अपना रूल। एक बंदा कहता है मैं मीटर में नापूंगा, एक बंदा कहता है मैं किलोमीटर में नापूंगा। पकड़ नहीं सकते, उसकी मर्जी है। लेकिन जब बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे बेचने की, तो वहां पे जो आउट ऑफ कंट्री का जो इंटरनेशनल यूनिट होगा, आप उसी यूनिट में बेचो। इसी तरीके से लीटर्स के अंदर है, आप ग्राम्स में बेचो या लीटर में बेचो, बात सेम रहने वाली है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो मेजरमेंट का जो यूनिट है ना, जब आप सफर मेजर करते हो वो माइल्स है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? किलोमीटर। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो माइल्स में ही बात होगी। आपको भी टेस्ट देने जो आर्मी वगैरह का, तो माइल्स में ही बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट माइल है। लेकिन नॉर्मल तो हम किलोमीटर में बात करते हैं। जब इसी तरीके से गोल्ड हम पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर हम तोले में बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इसका एक यूनिट होता है ऑन्स का। क्या होता है? ऑन्स का यूनिट होता है। अब ये जो प्राइस है, ये है 1 औंस की प्राइस। जो तोले में बनता है तकरीबन 2.5 तोले के अराउंड, या 2.7 इतना बनता है, ठीक है, रफ कैलकुलेशन के अंदर। तो ये तकरीबन 2.5 तोले के अराउंड बनता है, या 2.67 तोले। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, वो $4500 के अराउंड ही बनने वाला है। आगे समझ, वो इतना ही बनेगा आपके पास। तो हमारे पास जो 1 औंस की प्राइस है वो ये है। यानी जब भी आप गोल्ड को खरीद रहे होगे, वो औंस की फॉर्म में कर रहे होगे, और औंस की फॉर्म में ही खरीदोगे। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास $100 है, तो क्या $100 में आप 1 औंस परचेज कर सकते हो? 2 औंस परचेज कर सकते हो, आधा औंस। आधा औंस कर सकते हो $100 में? आधे में से आधा नहीं कर सकते। आपको $4500 चाहिए 1 औंस को बाय करने के लिए करंट प्राइस में। लेकिन आपने देखा होगा फॉरेक्स में, अगर जो बंदा पहले फॉरेक्स करता है, हम अभी बाय करके थोड़ी देर के $5-10 प्रॉफिट हो जाता है। क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए, हम तो 1 औंस भी बाय नहीं कर पा रहे $100 के अंदर। अब इसमें एक टर्म यूज होती है लेवरेज की। लिक्विडिटी कह सकते हो, लेवरेज कह सकते हो। लेवरेज टर्म क्या होती है, मैं थोड़ा सा रफ रफ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेवरेज होती है उधार पैसे। ये एक ब्रोकर है, या मैं एक ब्रोकर, मैं एक broker। भाई साहब आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मेरे पास है $100, मैंने ये आपके साथ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। मैं कहूंगा यार $100 में क्या बनेगा? $100 का सोना लेगा, तो जब तक ये 4500 से 9000 पे नहीं जाएगा ना, तब तक तुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। और 9000 तक जाने में इसको पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा, तब जाके इसको $100 प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब तक अमाउंट डबल नहीं होगी तब तक तो 100 पे 100 बनने नहीं वाला। तो इसके लिए कम अज कम आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब वो को क्या, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं आपको कहता हूँ ऐसा करते हैं, मैं बड़ा आपका खैर, मैं बड़ा, आपने 100 मुझे दे दिया, 900 मैं आपको देता, 900 छोड़ो, 9000 में आपको देता, दे दिए। ये मेरा पैसा है, तुम्हारे पास तुम्हारा कितना है? 100। बाकी सारा पैसा किसका है? मेरा। अब तुम इससे गोल्ड खरीद लो। गोल्ड को क्या करो? खरीद के तो मैंने ही रखना, ब्रोकर तो मैं हूं, सोना मैं अपने पास लेकर रखूंगा।
तो मैं ऐसे कहूंगा जैसे ही तुम्हारा लॉस, ये जो तुमने टोटल सोना खरीद के रखा होगा है, इसका लॉस जो ये घाटा होना स्टार्ट होगा, ये $100 तक आएगा, तो मैं ये बेच लूंगी, क्योंकि तुम्हारे कितने पैसे हैं, बाकी पैसे किसके हैं, तो मैं इसको बेच के अपना पैसा अपने पास सिक्योर कर लूंगा, मैंने अपना घाटा। लेकिन इससे जितना बनाओगे ना, सारा तुम्हारा, मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए लेवरेज। अब इसमें सूद वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, सूद तो ले ही नहीं रहा ना मैं, मैंने उसको एक शर्त रख दी कि तुम जितना कमाओगे वो तुम्हारे, मुझे उसमें से, अगर मैं कहता ना मुझे उसमें से चाहिए तो सूद होता, तो सूद वाली टर्म तो खत्म होगी, यानी हलाल हो गया। मैंने भाई को पैसा दिया, बड़ा ख्याल रखा हूं मैं इसका। लेकिन अब मैं भाई से ये कहूंगा, मैं एक ब्रोकर हूँ, तो मुझे मेरा कमीशन चाहिए। अब तुम $100 का सोना लेते, उस पर मेरा ये कमीशन बनता छोटा सा। अब तुमने 1 लाख का लिए, इस पे कमीशन कितना बनता है, ये वाला जो भी बनता है उसका, ठीक है, ये मुझे मेरा कमीशन दे। मैं भूखा हूं अपने, और इसीलिए मैंने इसको क्या दी, लेवरेज दी। क्योंकि अगर ये $100 का बाय करता, मुझे बनते कुछ सेंट्स में पैसे, अब ये 1 लाख का बाय करेगा, मुझे बनेंगे डॉलर्स में पैसे। मैं तो कमीशन का भूखा हूँ, और घाटा मुझे तो होना नहीं है, क्योंकि सोना तो मेरे पास है। जैसे इसका $100 का नुकसान होगा, मैं बेच दूंगा, ये लेके भाग भी नहीं सकता। इसे क्या कहते हैं, लेवरेज सिस्टम। देखो कितने आसानी से लेवरेज सिस्टम समझा रही है। लेवरेज सिस्टम पे आप जगह यूट्यूब पे देखोगे, इतने डिटेल में वीडियोस हैं, भाड़ में जाओ, हमने नहीं सीखना, ये लेवरेज इतना आसान है। तो ब्रोकर जो होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, अब देखो $100 पे या $1000 एक बंदे के पास है ना, वो 1 आउंस भी बाय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो वो क्या कहते हैं कि तुम जितने पैसे डालोगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा के हम आपको अपना पैसा दें, या 2000 से मल्टीप्लाई करवा के हम आपको देंगे। लेकिन एक बंदे ने अगर $100 डाले ना, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसके पास कितने पैसे हो गए, यानी 1 लाख की बाइंग पावर है उसके पास। बाइंग पावर ये आपको शो नहीं होते हैं, ये आपकी से कैपेसिटी होती है बाइंग करने की, बैकएंड शो आपको सो ही हो रहे होते हैं। अब ये आपके क्या आ गई, बाइंग। अब आपके से 1 लाख की बाइंग पावर है, 4500 से जरब दो, कितने ऑन्स बाय कर सकते हो आप। 1 ऑन्स 5000 का, एग्जाम्पल लगा लो 5000 का, ठीक है, 10 ऑन्स बन के 50,000 के, और लाख के बने 20 ऑन्स, यानी आप 20 ऑन्स को परचेज कर सकते। अब है आपके पास 100 ही, जिस 100 में आपने 1 आउंस भी बाय नहीं कर सकते थे, अब आपने कर लिए 20 आउंस बाय। और यहाँ पे 20 आउंस का मतलब है कि अगर 4500 से मार्केट, यानी 4560 का भी मार्केट, और मार्केट चली गई 4580 पे, इधर मूव कितने का आया है, $20 का, 60 से 80 पे चलेगी, $20 का मूव आ गया। अब पर आउंस पे मूव है ये, पर आउंस पे कितना मूव आया, 20 का। हमने आउंस कितने लेके रखे हुए हैं, 20 × 20 बन गया। नहीं भाई, 400 बनते, क्या कर रहे हो यार, 20 × 20, यानी ये 1 आउंस की वैल्यू है। हमने जी वहां पे 20 आउंस को बाय कर लिया, 20 आउंस लेके रख दिए, तुम्हारे 20 आउंस आ गए, ये वैल्यू है 1 आउंस की। अब यहाँ पे मार्केट $20 ऊपर मूव कर गई, $20 ऊपर मूव करी, यानी मार्केट में 1 आउंस की कीमत में कितना इजाफा हुआ, $20। हमारे पास आउंस कितने पड़े हैं, 20 × 20, 400 बन गया। अब जहाँ पे 100 बनने में सालों साल चाहिए थे, अब विद इन मिनट और 2 मिनट या 5 मिनट आपको 400 बन। लेकिन अगर यही नीचे गिर जाते, अगर यही नीचे गिर, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आप लगा लो $2 गिर जाते, $40 के, आधी अमाउंट तो गई, $3 गिर जाते, तो जेब से देने पड़ते, तो 60 वहां पे चले जाते, तो बच गए ना। तो मतलब ये बात है कि आपको रिस्क कैलकुलेशन, जो भी मैंने आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट, वो भी पता होना चाहिए कि आपने कितने कैपिटल पे क्या लोड लेनी है। अब ये समझ में आ गया, लेवरेज सिस्टम समझ में आ गया कि लेवरेज सिस्टम कैसे काम करता है। उस पर सिलेक्शन नहीं होती, वो क्रिप्टो में होती है। फॉरेक्स में क्या होता है, अकाउंट क्रिएशन टाइम सिलेक्शन होती है। आप अकाउंट बना रहे हो, वहां पे लेवरेज सिलेक्ट कर दो, आपको 100 की लेवरेज चाहिए, 500 की चाहिए, 1000 की चाहिए, मैक्स 2000 की। और जब आप अच्छे ट्रेडर हो जाते हो, ठीक है, तो अनलिमिटेड नहीं, ठीक बिल्कुल। उसमें आपको जितना आपके पास 100, आपके पास $1 भी है ना, जैसे वो आपने कभी वकार जगह की वीडियो देखी हो ना, वो $1 से कंपेन चला रहा होता है, $1000 की, $2 से कंपेन, क्योंकि उसके पास लेवरेज अनलिमिटेड होती है। जबकि न्यू बंदों के पास फॉरेक्स के अंदर आई थिंक मैक्सिमम लेवरेज 25 की है, 50 की मेरे ख्याल से, बाइनांस के ऊपर कितनी है, तो ठीक है, वो पेयर टू पेयर वेरी भी करता है ना, पेयर टू पेयर वेरी कर रहा होता है, हर पेयर के हिसाब से उसकी लेवरेज लेता है, ठीक है, तो वो हर पेयर में लेता होता है, किसी में 20 करता है, किसी में 25 करता है, किसी में 50 करता है। तो अब मैक्स की लेवरेज जो आपको मिल रही है 50-100 की मिल रही है, और वो वहां पे ले रहा होता है 2-2 हजार की लेवरेज, 1000 की लेवरेज। तो ये वेरी करता है आप कितने अच्छे ट्रेडर हो। लेवरेज सिस्टम समझ में आ गया।
अब ये हमारे पास जो लेवरेज होती है, वो ब्रोकर के पास अपना पैसा तो होता नहीं है, ब्रोकर को उसके लिए वो लेवरेज चाहिए होती है आगे से। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इस चीज पे रिलाई कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमारा पैसा है, इसे लेवरेज के तौर पे लॉस होने के चांस है, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जैसे लॉस होना स्टार्ट होगा ब्रोकर बेच देगा, क्योंकि ट्रेड किसके पास है, ब्रोकर के पास है। तो ब्रोकर लॉस होने ही नहीं देगा, वो फौरन बेच देगा। आपने कभी देखा होगा ना, कभी जिसका अकाउंट वॉश हुआ, आपका आपका हुआ, आपको पता होगा, जैसे वो आपके पैसा खत्म होता है ट्रेड बंद हो जाती है, वो नेगेटिव में नहीं जाती, और वहीं पे लॉस, क्योंकि ब्रोकर, आपका पैसा जैसे ही खत्म होगा ब्रोकर ट्रेड को बंद कर। ठीक हो गया। अब इसे कहते हैं प्राइम ब्रोकर। ठीक है, इसे एलपी भी कहते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, या प्राइम ब्रोकर कह सकते हो, कि जो प्राइम ब्रोकर है वो प्रोवाइड कर रहा है, इसे कहते हैं एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर तो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ब्रोकर आगे से कहीं से ले रहा है। अब कुछ ब्रोकर होते हैं जैसे एक्सनेस हो गया, डू प्राइम हो गया, ये कहते हैं हम खुद लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, एक्सनेस भी कहता है कि मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मेरा जितना पैसा मेरा अपना है। लेकिन कुछ ब्रोकर, जैसे छोटे ब्रोकर, जैसे मैं टप्पा ब्रोकर आपको नीचे बता रहा था, उनको आगे से चाहिए होती है। तो उनके, अगर उनके पास पता, एक जैसे कि मैं बिल्कुल छोटा ब्रोकर, बिल्कुल छोटा सा ब्रोकर हूँ, अब मैं किसी बड़े ब्रोकर से कांटेक्ट कर नहीं सकता, किसी बड़े एलपी से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर नहीं सकता। मैं किसी एक्सनेस जैसे छोटे मोटे ब्रोकर, मैंने मेरे से बड़े ब्रोकर को पकड़ूंगा, उसे कहूंगा तुम मुझे लिक्विडिटी दे दे, तो वो लिक्विडिटी आगे से ले रहा होगा। तो ये एक चेन बन जाती है कि मेरे से ऊपर वाला ब्रोकर प्राइम ब्रोकर, और उससे वाला ऊपर वाला प्राइम ऑफ प्राइम ब्रोकर, एंड देन वो कनेक्ट होता है। हाँ, मतलब वो जो सबसे ऊपर बैठा है, और वो जिससे साथ कनेक्ट है ना, वो क्या है, बैंक्स। एट दी एंड ट्रेड बैंक्स पे ही एंड होती है। ट्रेड एंड कहाँ पे होनी है, बैंक्स। बीच में जितने, कभी 3 लोग आ सकते हैं, कभी 4 आ सकते हैं, कभी 5 आ सकते हैं, लेकिन एट द एंडिंग ट्रेड कहाँ पे जानी है। अब ये जो चेन मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये चेन उस सूरत में है जब ब्रोकर आपका लिजिट हो, अच्छा ब्रोकर, ये चेन तब फॉलो होती है। लेकिन अगर ब्रोकर हो डब्बा ब्रोकर, डब्बा ब्रोकर से मुराद क्या होता है, यानी मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, मैंने कहा मैक्सिमम लोग तो आके, 80% लोग तो आके क्या करेंगे, कुछ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, अपना ब्रोकर बनाता हूँ, उसको ब्रोकर बना के पैसे डाल के, एक वेबसाइट ही तो बनानी है, किसी छोटे मोटे लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लिक्विडिटी पर लूंगा, जितना डिपॉजिट आएगा। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता होगा किसकी ट्रेड पॉजिटिव जाएगी, किसकी नहीं जाएगी। जिसकी जाएगी उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसकी नेगेटिव जाएगी उसको फॉरवर्ड ही नहीं कर, क्योंकि मेरे हाथ में ना, मैंने ट्रेड आगे देनी है कि नहीं देनी। और जैसे वो लॉस जाएगा उसकी ट्रेड में, वो पैसा किसकी जेब में जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन करवाओ तो, अगर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, डिपेंड करता है ना, अगर उसने पीएमए से रजिस्टर करवाया है, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, तो उसकी फीस अच्छी होगी, ठीक है, हो सकती है। उसमें फंड्स भी आते हैं कि आपने सिक्योरिटी रखवानी होती है इन केस ऑफ स्कैम, ठीक है, वो चीजें रखवानी होती है। फिर आपका कैपिटल गेन टैक्स अलग पड़ता है, वो बहुत सारी इसमें खपत होती है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रोकर है, पाकिस्तान से रजिस्टर ही नहीं है। एक्सप्रेस भी नहीं है, एक्सएम भी नहीं है, डू भी नहीं है, आपका आईसी मार्केट भी नहीं है, ओंडा भी नहीं है, ठीक है, वेंटेज भी नहीं है। ये अच्छे ब्रोकर्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, ये टॉप ब्रोकर्स में आते हैं। वैसे अभी तक जो हमारे एशिया के अंदर सबसे टॉप पे ब्रोकर है वो एक्सनेस ही है। आईसी मार्केट जो बात है इंटरनेशनल लेवल पे है, वो ठीक है, वो यूएस से यूके उस साइड पे ज्यादा चलता है। जो पाकिस्तान और है, तो वेबसाइट है ना, वेबसाइट है, ब्रोकर है, वो रजिस्ट्रेशन से इसलिए है। रजिस्ट्रेशन किस लिए जरूरी है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर होगा ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसकी देनदार होगी, कि अगर ये स्कैम करेगा तो नहीं है, तो अब तुम ओपन नहीं करे, तुम जाके कल को कंप्लेन नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अगर एक्सनेस वहां पे दुबई में रजिस्टर्ड है ना, दुबई के जो लोग कर रहे हैं, जैसे एक्सनेस स्कैम करेगा, दुबई वाले कंप्लेन करेंगे, तो उनका ऑफिस वहां पे कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हम वो कर नहीं सकते। तो अगर इनके स्कैम होगा, तुम बस हल्ला गुल्ला मचा सकते हो, कहीं जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते। बस ये एक मसला है और कुछ नहीं। और करते नहीं है, वैसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और डब्बा ब्रोकर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या हो, ये जो नॉर्मल होते हैं उसे कहते हैं ए बुक करना। ए बुक क्या होता है, कि आपने ट्रेडर हो, आपने ट्रेड ब्रोकर को दी, ब्रोकर ने कहाँ फॉरवर्ड कर दी, बैंक। नहीं, उसको छोड़ो, अभी उस चेन को खत्म करो, वो तो समझने के लिए था ना। आपकी ब्रोकर कहाँ चली, ट्रेड कहाँ चलेगी, बैंक पे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर या बैंक के पास की जहाँ पे चलेगी, ठीक है, बैंक लगा से लिक्विडिटी प्रोवाइडर मैंने लिख दिया, बैंक के पास चलेगी, सिंपल। अब ये सिंपल रूल है।
अब अगर मैं बी बुक कर रहा हूँ, ये बी बुक है, मेरे पास ट्रेड आई, मतलब मैं ट्रेडर हूँ, मैंने ट्रेड लगानी है, मैंने किसको दी? ब्रोकर को। ब्रोकर ने आगे फॉरवर्ड की, ब्रोकर ने रख ली। ब्रोकर तो है, नहीं लेके भागेगा नहीं। देखो मेरी बात सुनो, एक 80% लोग लॉस करेंगे, 20% प्रॉफिट करेंगे, दे दूंगा। 80%। उसमें फिर आगे तरीका है, विड्रॉवल के अंदर डिले कर दो, डिले करोगे वो लॉस एंड कर देगा। बड़े तरीके हैं, ये बी बुक होता है। तो ब्रोकर को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस फील्ड में। बेसिकली काम ही यही है ब्रो। अभी इस टाइम पे जो सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अपनी इमेज, जिनका देखो ना, जो जितना पुराना होगा उसकी इमेज इतनी दे रहे हैं, वो ट्रस्टेड चाहिए। ऑनेस्टी होना चाहिए ना, कि आपको कहीं स्कैम ना करे, चीट ना करे। तो अब अभी जो ट्रस्टेड ब्रोकर मैं आपको बता रहे, तो थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों ने करनी है। रिसर्च में क्या होगा, वो रजिस्टर कहाँ कहाँ से, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हो, आपने अपनी भी रिसर्च करनी है। सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करनी है। अगर एक ब्रोकर साइप्रस एक कंट्री है वहां से रजिस्टर है, वो डब्बा ब्रोकर है। सिर्फ सिर्फ साइप्रस से। एक्सेल साइट प्लस। ठीक, सिर्फ साइप्रस से नहीं, अब एक्सएम साइप्रस से होगा, वो बाकी जगह से भी होगा, मलेशिया से होगा, दुबई से होगा, ठीक है ठीक है, वो तकरीबन मैक्सिमम कंट्री से होगा। लेकिन जो सिर्फ साइप्रस से होगा और किसी जगह से नहीं होगा, वो डब्बा ब्रोकर। साइप्रस से सब भी होते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन जो सिर्फ साइप्रस से हो, हम मल्टीपल ना हो, उसके सिवा एक रजिस्ट्रेशन हो साइप्रस की या और किसी छोटी मोटी कंट्रीज की, लाइक आप लगा लो युगांडा की है उसके बाद, अब युगांडा कानून है बैकवर्ड कंट्री से हो, जिसका मतलब वहां पे जजीरे हो जजीरों से रजिस्ट्रेशन हो, वो नहीं। दुबई, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, यूएसए, यूके, इन कंट्री से रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो ट्रस्टेड ब्रोकर है, पहली चीज। दूसरी, दुबई वाले रजिस्ट्रेशन देते बहुत कम है, देते बहुत कम है। और सर्टिफाइड करते हैं। वो जानता हूँ, मेरा दोस्त है, तो बस अभी बात में रिकॉर्डिंग हो रही है शॉर्ट से एक दफा। मैं बताता हूँ उसको, वो बाद में बात करते हैं, वो भी दोस्त है अपना। अच्छा, तो अभी क्या होता है, जो आप बात करें दुबई में ना, जो जिसपे दुबई को शक होता है ना कि ये स्कैम कर सकता है, दुबई उनसे ना एक एग्रीमेंट पे साइन करवाता है कि तुम किसी भी दुबई रेजिडेंट से अकाउंट नहीं बनाओगे इनका। कि कोई भी रेजिडेंट से मुराद है जो वहां का पासपोर्ट होल्डर है, तो दुबई पासपोर्ट किसी को नहीं देता, ये बात लिख लो आप। वो अपने बच्चों को ही देते हैं जो वहां के शेख हैं। अब वो चुनिंदा 10 15 20 हजार लोग हैं, वो कहता है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन तुम अलो नहीं करोगे किसी भी पासपोर्ट होल्डर को जो दुबई का होगा। ये इस तरह की वो बड़ी डिटेल में चीजें चली जाएंगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन वाले पकड़ना, फिर उसके बाद ना बैकएंड उसका बैकअप स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एक्सनेस का बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आईसी मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग है, होंडा का बहुत स्ट्रॉन्ग है, डू प्राइम, एक डू प्राइम ब्रोकर है, उसको भी सर्च करना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डू प्राइम के जो कोलेबरेशन एक जो है ना आपका फुटबॉल टीम के साथ है, टॉप फुटबॉल टीम के साथ उसकी कोलेबरेशन है, ठीक है, ये फीफा नहीं है, वो कोई ऐसे करके मैनचेस्टर करके है, ठीक है, वो उसके साथ उसकी कोलेबरेशन है, ठीक है। उसके बाद डू ग्रुप्स है उनका दुबई में, जिसमें बिल्डर्स हैं, दुबई बिल्डर्स, दुबई जो है अपना, जिसे कहते हैं उसे, यार वो जो देते हैं आपको मरने पे पैसे, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कहते हैं डू ग्रुप्स। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग आपकी बैकअप, मतलब जिस ऐसी कंपनी जो बैकअप जिसका स्ट्रॉन्ग हो, और कल को उस पर अगर उंगली उठेगी ना, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। कोई छोटा मोटा ब्रोकर है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रोकर आपको लगा लो, एच एफ एम एक ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है, मतलब डिसेंट ब्रोकर है, बट उसके बैकअप में स्ट्रांगनेस नहीं है। तो अगर कल को वो स्कैम करेगा ना, उसके ऊपर उंगली उठाना बड़ा इजी है। और वो उसको ना भी करे, भाग जाए ना, उसको नहीं नीड, एक्सनेस प्रूव करेगा, एक्सएम प्रूव करेगा, एक्सएम भी अच्छा ब्रोकर है, आईसी मार्केट प्रूव करेगा, डू प्रूव करेगा कि भाई ये जो स्कैम तुम हम पे लगा रहे हो हमने किया ही नहीं है। जैसे बाइनास इस टाइम के ऊपर मैक्सी स्कैम कर सकता है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैक्सी स्कैम कर सकता है, यूबिट स्कैम कर सकता है, आपका वीक्स जो नया आया वो स्कैम कर सकता है, लेकिन बाइनास दूसरा, बाइनास पे काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, उसके पास पाकिस्तान की एनओसी है, पाकिस्तान देनदार होगा, आप जाके एफआईए में कंप्लेन कर पाओगे, वो सब कुछ कर पाओगे, आगे समझ। तो आपने इस तरह से बैकअप
क्रिप्टो को कर दिया, हाँ बाइनांस तो लीगलाइज है, एनओसी मिल गया। बाइनांस के पास देखो ना, तो उन बाइनांस ने सबसे पहले ली एनओसी, फिर उसने उनको मदद दी है। इन्होंने क्रिप्टो को लीगल कर दिया, अब इस पे काम चल रहा है। एक पिवारा करके इदारा बनाया है, जिससे कोई भी इदारा एक्सेस भी ले सकता है उससे। कोई भी जो क्रिप्टो पे डीलिंग्स करते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्रिप्टो में ब्रोकर्स हैं, वो आकर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब जो जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ले लेगा वो लीगल हो जाएगा। हाँ, एक्सचेंज एक्सचेंज है, हाँ। ये तो चीटिंग नहीं कर। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। इस मार्केट के अंदर ना चीटिंग की भी बड़ी टाइप्स। यही मेरा सवाल। मैंने ये जो बताया ना, ये जो ओपन चीटिंग है, जो क्लियर कट चीटिंग है, इसमें चीटिंग के और भी बड़े टाइप्स हैं। एक होता है आपका, फिर बिल्कुल जो मैंने भी बताया, फिर एक होता है ग्रे चीटिंग करना, फिर एक व्हाइट चीटिंग करना, तो वो बड़े टाइप्स हैं। तो एक सिंपल मैं बताऊं, ब्रोकर चीटिंग के बगैर चल नहीं सकता। लेकिन अगर ब्रोकर तुम्हारे विड्रॉवल एक्सेस की बात करता है, एक्सेस विड्रॉवल विद इन सेकंड देता है, इधर से क्लिक करो इधर विड्रॉ, अगर वो दे रहा है ना, और तुम्हारी ट्रेड मार्केट की प्राइस के हिसाब से सही जा रही, बीच में आपकी कैंडल्स चेंज नहीं हो रही, तो आपको इशू करना बनता भी नहीं। अगर वो करे तुम्हारी वहां पे ट्रेडिंग व्यू पे तुम्हारी ग्रीन बन जाए और वहां पे रेड बन जाए, फिर बनता है। ये तुमने विड्रॉवल लगाया, दो दो हफ्ते तुम्हारा विड्रॉ ना आए, किसमें? फाइनांस में, मतलब कैसे विड्रॉ? P2P में। P2P पे है ट्रेड में, मतलब क्या इशू है? हाँ, वो वो एड होते हैं, वो बग होता है और बाइनांस उसको एडमिट करेगा। नहीं नहीं, वो एक दो दफा हुआ है, मुझे भी पता है इसका। ये 2021 में भी हुआ था, ये 2024 में भी हुआ है, और अब रिसेंट जो आप बता रहे हैं मुझे इसका शायद नहीं पता। ये वो जो इन्होंने करेंसी बंद कर दी थी उनकी, इन्होंने करेंसी पेयर भी रिमूव किया था। वो लगाया था, टैरिफ लगाया था। हाँ हाँ। अच्छा, वो ऑर्डर, वो मैं बताता हूँ, वो स्कैम नहीं होता, उससे समझो भी। इसे कहते हैं स्लिपरेज। इसे क्या कहते हैं? स्लिपरेज। कि हाई वोलेटिलिटी के अंदर सडन प्रेशर जब आता है, तो अगर आपका एसएल लगा हुआ है, एसएल भी हिट नहीं होगा। अगर आपने ऑर्डर्स लगाए, ऑर्डर्स भी हिट नहीं होगा, और तुमने टीपी लगाया हुआ है ना, वो भी हिट नहीं। ये नॉर्मल है, ये हर जगह पे होता है। हाँ, लिक्विडेट हो गया। वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, बता तो रहा हूँ मैं आपको। सडन प्रेशर में ना, वो बाइनांस है, एक्सेस है, एक्सएम है, कोई भी ब्रोकर है, वो ऑर्डर्स पिक नहीं करता। इसे कहते हैं स्लिपरेज, सडन पंप और डंप। न्यूज टाइम्स के अंदर ऐसा होता है, ये नॉर्मल, और ये हर जगह होता है। ठीक है, वो ऑर्डर्स पिक नहीं करते। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को? बी बुक का भी समझ में आ गया। ब्रोकर्स, ब्रोकर्स को रिसर्च का भी आइडिया मैंने दे दिया, कैसे रिसर्च करना है। अच्छे ब्रोकर्स में कुछ आपको नाम बताओ जो पाकिस्तान में आप यूज कर सकते हो। एक्सेस, डू प्राइम, एक्सएम, ठीक है। वो तो इंटरनेशनल लेवल में, पाकिस्तान में जो सबसे ट्रस्टेड है, ठीक है। ये जो आपको पाकिस्तान बैंक्स पे सपोर्ट करेगा, आईसी में नहीं है, आईसी मार्केट में नहीं है पाकिस्तानी बैंक, है तो अभी जो है ना, एक्सएस सबसे टॉप है। उसके बाद डू प्राइम, उसके बाद आपके पास है एक्सएम, उसके बाद क्या है आपके पास? प्राइम एक्सबीटी, ये भी एक अच्छा ब्रोकर है, ठीक है। अब ये तो हो गया लीगलाइजेशन चेक करने के बाद आपको चेकिंग। इसके बाद आता है स्प्रेड। स्प्रेड जिसे आप कहते हो कमीशन, क्रिप्टो के अंदर वो चेकिंग होती है। कमी कि वो ब्रोकर जो है ना, अपनी ब्रोकरेज कितनी ले रहा है, अपना कमीशन कितना ले रहा है। जितना ज्यादा लेगा उतना गंदा है, जितना कम लेगा उतना अच्छा। ठीक हो गया। एक्सएम की मैं बात करूं, एक्सएम अच्छा ब्रोकर है। एक्सएम का स्प्रेड इस टाइम पे 70 चल रहा है। 70 का मतलब ये है, $70 लगा लो वन लोड के ऊपर, कि अगर तुम एक स्टैंडर्ड लोड लगाओगे, वो भी आगे चल के बताऊंगा लोड्स क्या होता है, तो वो तुमसे $70 कट करेगा। यानी अगर तुम्हारी प्राइस पे मार्केट आई, उससे कम से कम वो $7 ऊपर जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, 7 या 0.7 तक ऊपर जाए, फिर वो तुम्हारी ट्रेड का टीपी हिट होगा। यानी ट्रेड से ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक टीपी नहीं हिट होगा, या एंट्री नहीं लगेगी तुम्हारी। अगर मार्केट तुम्हारे पॉइंट को टच करके रिवर्स होगी ना, गए रुल गए। ये स्प्रेड इशू भी होते हैं।
फीस इशू भी होते हैं, ठीक है, तो काफी इश्यूज होते हैं। तो जितनी कम फीस होगी उतनी एग्जैक्ट एंट्री लगेगी। यार तुमने एंट्री यहाँ पे लगाई ना, वो एंट्री यहाँ पे लगेगी बाइक में, या यहाँ पे लगेगी जाके। अगर सेल की उधर लगेगी जाकर, बाइक के उधर जाकर लगेगी, ठीक है, तो ऐसे लगना। तो ये आपके स्प्रेड इशू होते हैं। तो जितना कम स्प्रेड होगा वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हो। अभी तकरीबन सारे ब्रोकर ने अपने रॉन्ग स्प्रेड लिखे हुए, सबने चेंज किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ स्प्रेड का। अगर कोई बंदा एक्सेस को चूज करता है, उसका 30 का स्प्रेड है इस टाइम पे, मुझे नहीं पता इसमें, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। काफी ब्रोकर है, फिर हर बंदा हर ब्रोकर यूज नहीं करते ना। तो एक टू प्राइम भी है ऐसे तो, ठीक है, बड़े ब्रोकर्स है मार्केट के अंदर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबके स्प्रेड बताता हूँ। एक्सनेस की बात करते हैं। एक्सनेस का स्प्रेड है हमारे पास 30 का इस टाइम पे चल रहा है। मेंशन उन्होंने 16 किया होगा। मेंशन कितना है? 16, लेकिन चल कितना रहा है? तो ये वार इशू की वजह से, क्योंकि मार्केट में जो आगे से लेवरेज लेनी पड़ती है वो बहुत महंगी पड़ जाती है, तो इसलिए वो स्प्रेड भी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टू प्राइम का। टू प्राइम का स्प्रेड चल रहा है 28, एक्सनेस से कम, ठीक है। और आगे चल के मे बी ये 14-15 हो जाए, ठीक है, ये जब इशू सॉर्ट हो जाए। एक्सएम 70 चार्ज कर रहा है। प्राइम एक्सपीटी तकरीबन आई थिंक वो भी 30-32 चार्ज कर रहा है, ठीक है। अगर आपका स्प्रेड 20 से 30 के दरमियान, 20 से, तो अच्छा ब्रोकर है। 20 से नीचे भी ना जाओ, क्योंकि ज्यादा कम स्प्रेड होगा तो बी बुक भी कर रहा होगा। 5-10 में कहे 5-10 स्प्रेड कर रहा हो, तो इतने में वो गुजारा कैसे कर रहे हैं? 5-10 में वो गुजारा कैसे कर रहे हैं ना, तो ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो ज्यादा का, जैसे वो मैक्सी एक ब्रोकर है ना, मैक्सी एक्सचेंज है, उसकी फी है 0%। 0% फी। अब उस पर शक क्यों नहीं जाएगा? वो सर्वाइव कैसे कर रहा है बिना फी के? क्योंकि आपका रोजगार तो चलिए फी के ऊपर है। तो मतलब कुछ अरसे में मैक्सी जाने वाला है, और ये अफवाहें उठना शुरू हो चुकी हैं। तो 0% फी है भाई, कितने आप बिना फी लिए, प्लेटफॉर्म फी, डेवलपर फी, डेवलपर जो मेंटेन कर रहे हैं उसको फी, जो आपने स्पोर्ट टीम रखी हुई है, जो आप कर रहे हो, इतना कुछ मैनेजमेंट है भाई। कैसे आप उनको पे कर सकते हो बिना फी चार्ज किए? तो इसी, तो या तो वो मैक्सी बिल्कुल भी बुक कर रहा होगा कि जो लॉस हो रहा है वो उस पर सर्वाइव कर रहा होगा, या वो इन फ्यूचर पूरा स्कैम करने वाला है। पता नहीं किसने बताया थी वो मैक्सी हो रहा है। अच्छा, अब जो है ना अपना ब्रोकर की समझ में आ गई, लीगलाइजेशन एंड स्प्रेड इश्यू समझ में आ गई। ये आपने चीजें चेक करनी थी। 20 से 30 के दरमियान जो भी ब्रोकर है ना वो अच्छा ब्रोकर। ओके, देन अभी हमारे पास ये चीजें हैं बेसिक टर्म्स के अंदर। सबसे लिक्विडिटी अभी हमने समझ ली, लेवरेज और लिक्विडिटी एक ही चीज है, ठीक है, समझ ली इस चीज को। लोड साइज, इस चीज को मैं भी आपको बताता हूँ। लोड साइज का मतलब ये है कि तुम लोग ना, जैसे कि अभी तुमने गंदम लेनी है, तुम जाके कहोगे भाई मुझे जो है ना 20,000 दाने दे दो। तो ये गंदम का एक एक दाना गिन के ना मुझे 20,000 दाने दो, या तुम कहोगे एक मन दे दो, क्या कहोगे? एक मन ही कहोगे ना, सिंपल बात है, ठीक है। ठीक है, लेकिन तुम उसे दाने भी मांग सकते थे, भाई गिन के दाने मुझे दे, या चावल के इतने दाने मुझे दे, या दूध के मुझे इतने कतरे दे, नहीं कहते ना। तो हम उससे जब कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उससे एक यूनिट बताता है कि ये तुमने इतना मुझे दे दे। इस तरीके से जब हमने यहाँ पे बाय करना है, वो कहता है मुझे औंस ना बताओ कि इतने औंस तुम्हें चाहिए, मुझे लोड बताओ, मुझे लोड, कितने लोड तुमने खरीदे, कितने लोड तुम्हें चाहिए। जैसे वो होलसेलर पे जाते हैं, वो कहता है मुझे तुम ये एक दो पापड़ ना बताओ, तुम मुझे डब्बे बताओ, कितने पापड़ों के डब्बे चाहिए तुम्हें। मैं डब्बों में डीलिंग करता हूँ। तो ब्रोकर कहता है तुमने मुझे लोड बतानी है। अब इसकी जो सबसे छोटी लोड है ना वो क्या है? 0 पॉइंट, ठीक है। सबसे छोटी लोड क्या है अपने पास? और बड़ी लोड आप 100, 200, 300 वो अपने कैपिटल के हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको डाइवर्सिफाई करूंगा तीन टाइप्स के अंदर। माइक्रो, जो 0.1 से लेके 0.09 तक जाएगी। मिनी, 0.1 या 0.10, दोनों एक ही चीज है, 0.1 कह लो या 0.10 कह लो। ये जाएगी यहां से 0.9 तक या 90 तक। फिर 1 से लेके ऑनवर्ड जितनी भी है वो सारी हमारे पास स्टैंडर्ड, माइक्रो, मिनी। अब ये चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी, तुमने बस सब देखा। अगर मैं लगा रहा हूँ ना 0.01, बड़ा इजी करके मैं बताऊंगा। अगर तुमने ये लगाया है ना, इसका मतलब है तुम 1 औंस बाय कर, तुम क्या बाय कर रहे हो? एक। यानी अगर तुमने 0.01 लगा दिया ना, तो तुमने क्या बाय किया? एक
ओ कौन एक कौन, यानी अब जो है, जो प्राइस हमें 4500 है ना, जितना भी है, उसमें जितने डॉलर ऊपर जाएंगे और जितने डॉलर नीचे जाएंगे तुम्हें उतना ही नुकसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑunce है। तुमने ब्रोकर का मेरा एक ऑunce लेके रख दो। अब वो जो ये टोटल प्राइस है ना, इसमें से जितनी मार्केट ऊपर जाएगी तो तुमने बाय किया हुआ है, तुम्हें उतने डॉलर्स प्रॉफिट होगा जितने डॉलर्स मूव आए। यानी वो $5 मूव हुई है ना तो $5 प्रॉफिट आएगा, $50 मूव हुई है तो $50 प्रॉफिट आएगा। तुम्हें अब उस डॉलर्स के मूव के हिसाब से पैसा बनने वाला है। ये है 0.01। अब जितने लोड को बढ़ाते जाओगे, 0.2 के 0.02 के ऊपर, यानी अगर मैं कहता हूँ 0.02 लूंगा तो यानी ये हो जाएंगे 2 ऑunce। 0.03 के ऊपर 3 ऑunce। और अगर मैं जाके मैं बाय करता हूँ 0.3 ऑunce, इसमें कितने 0.3 लोड के अंदर कितने 30। और अगर मैं बाय करूंगा 100, यानी $1 वहां पे मूव करेगा और तुम्हारे यहाँ पे 100 की मंजी ठुक जाएगी। ठीक है, तो ये लोड ऐसे तो तुम अपने कैपिटल के हिसाब से डिसाइड कर रही हो कि वही मेरा मूव, यानी हम आगे सीखेंगे एसएल और टीपी लगाना सीखेंगे कि मेरा एसएल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, चाहे कितने कितने डॉलर का एसएल बन रहा है, उस हिसाब से तुमने अपना उस पर लॉस कितना, यानी सपोज करता हूँ मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई है, सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगानी, मेरा एसएल बनता है ये वाला पॉइंट इधर तक, और मेरा टारगेट बनता है सपोज को ये वाला पॉइंट। अब मैंने टारगेट नहीं देखना कि मैंने कमाना कितना, ये बात हमेशा याद रखनी है। तुमने कमाना कितना ये तो देखना ही नहीं है ना, तुम यहाँ पे गवा कितना सकते हो तुमने वो देखना है। उसके साथ जो बनेगा ना वो बना लेना, जितना गवा सकते हो। और हर ट्रेड पे हम रिस्क मैनेज करेंगे कि हमने कितना रिस्क लेना है। मैं कहता हूँ मैंने इसके ऊपर ना $10 का रिस्क लेना है। कितना, कि मैं अपने कैपिटल का जो मेरा $100 डाले उसमें से मैं 10 का लॉस करूंगा। अब मैं पहले देखूँ कितने डॉलर्स बन रहे हैं यहाँ से। ये 65 से जा रहा है, यानी 65 से हम लगा लेते हैं 75 तक जा रहा है, चलो ठीक है। ये कितने डॉलर बन गए, 65 से 75 तक प्लस 1। हम इसको मैं और अच्छा कर देता हूँ, यहाँ से हम इधर से 65 कर देते हैं और यहाँ से 75 कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास $10 बन गया। अब इस हिसाब से मुझे कितनी नोट लेनी चाहिए, $10 का लॉस करना है ना मैंने, तो कितने औंस लूंगा मैं, क्यों 100 लूंगा भाई, पागल हो। 0.01, मैं एक औंस खरीदूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे $10 का लॉस तभी होगा जब मेरा एक औंस होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 औंस होंगे तो यहाँ पे तो सीधा सीधा मेरा तो $100 गया। नहीं नहीं, 100 नहीं, 1000 जाएगा, बल्कि 1000 जाएगा। 1000 गया ना, 100 के औंस वन स्टैंडर्ड लोड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लोड कितनी लगानी है, 0.01, ताकि मेरा इसके अंदर मैक्सिमम लॉस कितना हो। और मैंने अगर सोचा मैंने इधर 20 का लॉस करना है तो मैं लोड क्या लगाऊंगा। और अगर मैंने सोचा मैंने यहाँ पे $100 का लॉस करना है तो 0.1, 0.1, 0.1 की लोड नहीं, 0.1 की लोड लगी। और मैंने सोचा अगर मैंने 1000 का लॉस करना है तो वन स्टैंडर्ड लोड। ये डिपेंड करेगा तुम लॉस कितना करना चाह रहे हो, इस पे रिस्क। तो ये इस हिसाब से आपका एसएल और आपकी लोड डिसाइड होती है। अब आपको इस चीज का पता था जो लोटे लगाते रहे, भाई $25,000 का लॉस करके आए बैठे हैं। ठीक है, अंधाधुंध लोटे लगाई हुई हैं, आप इनका अकाउंट देखोगे आप कहोगे यार क्या हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये आप लोगों ने ये लॉसेस से बचना है। अगर वो भाई बता रहे $5-6 हज़ार और ये 25,000 ऐसे करके, ये सारी चीजों को आप लोगों ने सीखना है कि हमने इतना लॉस नहीं करना। और ये पता लगा इकट्ठा नहीं किया उन्होंने, इसने 5,000 इकट्ठा नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। 100, 100, 200, 500, 1000 ये डाल डाल के हुआ है। उन्होंने भी ऐसे 1000, 2000, 3000 ऐसे कर करके लॉस किया। 6-7 महीने उनको लॉस लगे, आपको लॉस में कितना टाइम लगा। हाँ उतना ही होने लगा, ये स्टेप बाय स्टेप। और फिर हर दफा ना बंदा डबल डालने की कोशिश करता है कि 100 गए ना, अब 200 डालो, 200 गए अब 400 डालो। तो डबल करते करते वो इतना लॉस हो जाता है। 150 पे रुक गए हो ना, बहुत अच्छी बात है। तो अभी पता भी चल गया होगा, सीखेंगे कि किस लेवल पे हम लोग। ठीक है, और मेरा 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 मेन फोकस ये होता है कि मैं बिल्कुल बेसिक पे जाके सिखाऊं, चीज भी क्लियर होगी, लेवरेज क्लियर होगी। इतने बेसिक में सिखाए लोड। अब इस लोड के तुम लोग जाके एकदम यूट्यूब पे वीडियो देखना, पागल हो जाओ। लोड को ऐसे बता रहे हो कैसे, भाई भाई भाड़ में जाओ तुम लोग। ठीक है, ये इतना आसान तरीका है नहीं कि 0.1 = 1 ऑन्स, हमने 1 ऑन्स खरीद लिया, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट चीज जो पढ़नी है वो है पिप्स।
मार्जिन और स्प्रेड। अभी क्लास जो है ना बड़ी लंबी होगी, हम इसको एंड करते हैं, मुझे मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं। तो हम कल ये तीन चीज़ें रहेगी, वैसे आज हमने कवर करना था। 3 बजे क्लास स्टार्ट होती तो हम लोग कवर कर लेते, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है और भी जो चीज़ें रहती हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर इस चीज़ को। अभी जो हमने चीज़ पढ़ी है इसके अंदर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। कल यार 3 बजे होगी सर, 2 या 3 बजे। मैं ग्रुप, आज ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। हाँ, 5-10 मिनट पहले आ गए, मैं 3 बजे क्लास के अंदर आ जाऊंगा, या अगर 2 बजे होगी तो एग्जैक्ट 2 बजे होगी, ठीक है। मैं आज ग्रुप में बता दूंगा मॉर्निंग, हाँ आज रात में बता दूँ, ग्रुप बना लेंगे आज। एक वीक में 2 क्लासेस लेनी है, बाकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो। अभी ये वाला तो बेसिक है आपका तकरीबन सारा, ठीक है। तो इसमें तो आप ये वीक में आओ, इस वीक में आप आओ, ठीक है। कल थोड़ा सा जल्दी आ जाना, आधा घंटा पहले। 2 बजे क्लास है, तकरीबन 1:30 बजे आ जाना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं आपको ना सेपरेट टाइम दे दूंगा, क्योंकि आपकी क्रिप्टो का बेसिक है ना, तो आपको बाकी जो नेक्स्ट वीक होगा ना वो सेम है। तो ये बेसिक आपका चेंज हो रहा है, ये एक वीक आप मेरे से अलग से टाइम लो, आधा घंटा। मैं बेसिक आपको फी कैलकुलेशन उसके ऊपर जाऊंगा, बाइनास मैक्सी वो बेट, इन एक्सचेंजेस में हम लोग जाएंगे। फिर वो आपको आपका क्रिप्टो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा आपको एक भाइयों वाला अगर आप मेरी मानो तो एज ए मेंटोर, थोड़ा सा 2 मिनट भाइयों वाला अगर मेरा मशवरा मानो ना, तो एक्सचेंज पे ट्रेड ना करो। आप ट्रेड करो बीटीसी पे, सोलाना पे, इन्हीं भी चीजों पे करोगे ना मेनली अगर आपने करने हैं। तो फॉरेक्स के अंदर ही इनका ऑप्शन होगा बीटीसी, इथेरियम, सोलाना। लोड्स के अंदर जाओ, क्योंकि वहां पे ना आपको पता है, हर 8 घंटे पर फी कट होती है। फिर 24 फी अलग कट होती है। वो होती है स्वैप फी, वो सूद लगता है, वो हराम में जाता है, कंफर्म हराम में जाता है। जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे लो उस पर, कोई और राय है ही नहीं। तो मेरा मशवरा ये है, अगर स्पोर्ट करनी है तो फिर तो वेल एंड गुड है, आप एक्सचेंजेस पे जाओ। लेकिन अगर आपने फ्यूचर ही करना है तो लॉर्ड्स में जाओ। ये भाइयों वाला मशवरा कि आप डिसाइड कर लो आपने क्या करना है, मुझे बता देना कल आके कि सर मैंने एक्सचेंज ही सीखनी है, तो मैं एक्सचेंज बता दूँ। लेकिन अगर लॉर्ड्स पे जाओगे तो हलाल कमाओगे और लॉन्ग टर्म में कमाओगे। इसमें क्या होगा कि गोल्ड पे भी कर लोगे, बाकी चीजों को भी मिक्सअप करके लेके चलते रहो। ये मेरा मशवरा है जाती, करना आपने अपनी मर्जी है। मैं तो आपके हिसाब से कोशिश कर दूँ, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से कल, आज रिकॉर्डिंग में एंड करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से कल, मैं टाइमिंग आपको कल बता दूंगा कि कल कितने